चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये टॉपिक जो है हर साल पेपर में आता है आपका, चाहे आप सीएसईटी एग्जाम बोलो या गेट एग्जाम बोलो, ठीक है। इसका क्वेश्चन रहता ही है। क्वेश्चन क्या रहता है? एक्सप्लेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स या फिर एक्सप्लेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड ऑन एसक्यूएल। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिट 2 में भी है, यूनिट डेटा मॉडल में, और यूनिट 3 में भी है एसक्यूएल, ठीक है। तो अब एसक्यूएल में पूछेगा तो यूनिट 3 हो जाएगा, और अगर रिलेशनल मॉडल में पूछेगा तो यूनिट 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों यूनिट में ये क्वेश्चन पूछता है, या तो सेकंड में पूछेगा या तो वो थर्ड में पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा जरूर। तो देखते हैं क्या होते हैं। सो द integrity constraints are used to ensure the accuracy and consistency of the data in a relational database। मतलब हम क्या करते हैं, इन कंस्ट्रेंट को इन्फोर्स करते हैं ताकि हमारा डेटा क्या रहे, एक्यूरेट रहे, और उसमें कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। क्लियर है? मतलब कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए, एक्यूरेट भी रहना चाहिए हमारा। अब मेजर टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। So the domain, entity integrity, referential integrity and operational constraint, these are the 4 types of integrity constraints हमें पढ़ने हैं। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज द डोमेन कंस्ट्रेंट। So the domain constraint specifies that the value of each attribute must be taken from an atomic value from a domain। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू लेगा वो कोई ना कोई डोमेन से ही लेना है, और उसकी कोई ना कोई एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अ टेबल कैन हैव ओनली वन वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये टेबल है तो ये टेबल में राम कॉमा श्याम ऐसा मैं नहीं लिख सकता। क्लियर है? यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, वो होती राम। मतलब एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी नहीं होनी चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कंपोजिट भी नहीं होने चाहिए और मल्टी वैल्यूड भी नहीं होने चाहिए। एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू मीन्स एक वैल्यू कंटेन करे और वो भी विदाउट कॉमा। क्लियर है? विदाउट कॉमा मतलब मैं मल्टी वैल्यूज भी स्टोर नहीं कर सकता और मैं कंपोजिट भी स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है कि जो भी वैल्यू लेनी है मुझे वो किसी न किसी डोमेन से लेनी है। क्लियर है? सो दी ऑल द वैल्यूज दैट अपीयर इन ए कॉलम ऑफ अ रिलेशन और एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेम डोमेन। सेम डोमेन का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये टेबल बनाई है, उसमें मैंने क्या किया, कुछ कॉलम्स डिफाइन किए हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर। क्लियर है? तो इसमें जो मैं ये वैल्यूज ले रहा हूं, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ये सेम डोमेन की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कुछ नंबर स्टोर कर रहा हूं, फिर कुछ में मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, कुछ में मैं डेट स्टोर कर रहा हूं। ऐसी वैल्यूज मुझे नहीं लेनी है। जो भी वैल्यू उसमें रहेंगी वो एक डोमेन से होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट नेम लिया है, तो स्टूडेंट नेम भी जो मैंने स्टोर किए हैं ये भी सब के सब क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। क्लियर है? तो वो सब क्या होंगे, एक डोमेन को स्पेसिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर डोमेन से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। So a domain, what is a domain? Domain is a set of values that may be assigned to an attribute. So domain is a set of values. मतलब कौन कौन सी वैल्यू वो कंटेन कर सकता है और कौन कौन सी वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता है, उसको हम बोलेंगे डोमेन। So generally a domain definition usually consists of the following components. अब domain definition में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड करते हैं domain name, meaning of the domain, data type of the domain, size और length of the domain, and allowable values और allowable range if applicable। क्लियर है? मतलब हमें क्या करना है, डोमेन डेफिनेशन में ये 5 थिंग्स इंक्लूड करना है। ठीक है? अब ये 5 थिंग्स क्या क्या होती हैं? अगर हम इस पर्टिकुलर डोमेन डेफिनेशन को अगर हम एसक्यूएल में स्पेसिफाई करें तो हम स्पेसिफाई करते हैं डीडीएल क्वेरीज में। क्लियर है? तो जो डीडीएल क्वेरी में पहली क्वेरी हमने पढ़नी थी वो पढ़नी थी हमें क्रिएट स्टेटमेंट। क्लियर है? तो क्रिएट स्टेटमेंट हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का हमने क्या किया, नाम दिया। टेबल का नाम हमने क्या दिया, स्टूडेंट। ठीक है? उसके बाद ये जो मैं दे रहा हूँ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, these are all the attributes of the table student। so these are all the attributes। उसके बाद ये मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं नंबर, varchar2 नंबर, varchar2 नंबर, नंबर। so these are all the data type of that particular attribute। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो डोमेन डेफिनेशन हम क्या दिया, पहले तो नेम ऑफ द डोमेन दिया हमने, फिर हमने दिया टाइप ऑफ द डोमेन, सॉरी डेटा टाइप ऑफ द डोमेन, और उसके बाद हमने कुछ दिया साइज। क्लियर है? साइज मतलब रोल नंबर में मैंने दिया नंबर ऑफ 3, मतलब रोल नंबर वैल्यूज मस्ट बी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स।
मतलब 3 डिजिट से ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 to 999। क्लियर है, मतलब 0 to 999 वैल्यूज में क्या कर सकता हूं, इसमें स्टोर कर सकता हूं। क्लियर है, सो ये हो जाएगा इसका डोमेन और सेट ऑफ वैल्यूज की मैं इसमें क्या वैल्यू कंटेन कर सकता हूं। सिमिलरली मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट नेम varchar2 20। तो मैंने दिया नेम ऑफ द कॉलम है स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप दिया मैंने varchar2 और उसका साइज मैंने दे दिया 20, मतलब 20 अप टू 20 कैरेक्टर्स तक क्या कर सकता हूं, उसमें स्टोर कर सकता हूं। क्लियर है, मतलब अब यहाँ पे जो मैं नेम दे रहा हूँ, ये मैं नेम दे रहा हूँ राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी, पिंकी। सो दीज आर ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स मींस ऑल आर varchar2 डेटा टाइप्स। मैं इस varchar की जगह मैं यहाँ पे कैर भी लिख सकता था। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है कैर और varchar में, कि अगर मैं कैर ऑफ 20 लिखता तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता कि ये जो मेरे कॉलम की जो लेंथ हो जाती है वो जाती है 20 कैरेक्टर्स तक की। अगर मैं राम स्टोर कर रहा हूं तो राम कंटेन्स 3 कैरेक्टर्स, तो 17 ब्लैंक स्पेसेस वो पैड करता और उसको स्टोर करता वो। क्लियर है, जबकि varchar2 स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर मींस अब मैं इसमें 3 स्टोर कर रहा हूं तो 3 ही लेगा, 4 स्टोर कर रहा हूं तो 4 लेगा, 5 स्टोर कर रहा हूं तो 5 लेगा। मैक्सिमम रेंज मैंने दे दिया है 20। तो दोनों केस में मैंने दिया है मैक्सिमम रेंज 20, मतलब 20 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। दैट मीन्स दिनेश कुमार भवनानी वो स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि इट कंटेन्स 21 कैरेक्टर्स। क्लियर है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इसमें स्टोर नहीं होगा। अब 20 से कम मैं स्टोर कर सकता हूं, कम स्टोर करूंगा अगर मैं varchar2 लूंगा तो जितनी वेरिएबल लेंथ मैं ले रहा हूं उतना ही लेगा। मैक्सिमम साइज मैंने दे दिया 20। और अगर मैं कैर ले रहा हूं तो वो अगर मैंने 3 दिया है तो 17 ब्लैंक स्पेसेस पैड करेगा, शाम लिया है तो 5 है, 5 मतलब 15 ब्लैंक स्पेसेस पैड करेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्चिंग के समय आपको दिक्कत पड़ेगी, यहाँ पे सर्चिंग में आपको दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दिया नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज सेमेस्टर, उसका डेटा टाइप दिया मैंने नंबर और उसकी साइज दिया मैंने 1, मतलब दिस इज दिस सेम एट्रीब्यूट। इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ऑल और दी नंबर्स ऑफ साइज 1, दैट मींस 1 डिजिट के मैं सेमेस्टर वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर है ब्रांच varchar2 10, मार्क्स, नंबर ऑफ 3, प्रोजेक्ट नंबर, नंबर ऑफ 3। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टेबल आपकी क्रिएट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टेबल में देखिए ये जो हमने इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स पढ़े यहाँ पर, ये जो कंस्ट्रेंट है थ्योरेटिकल बेस था, ये हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल में कैसे उन कंस्ट्रेंट को इंपोज करना है। तो अगर मुझे डोमेन कंस्ट्रेंट इंपोज करना है किसमें, टेबल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्टेटमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सामने उसका डेटा टाइप और उसकी पर्टिकुलर रेंज वैल्यूज मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। दीज आर दी डोमेन कंस्ट्रेंट्स, कि रोल नंबर का डोमेन क्या होना चाहिए, दीज आर दी नंबर्स, नेम्स का डोमेन क्या होना चाहिए, दीज आर दी स्ट्रिंग्स, सेमेस्टर का डोमेन क्या होना चाहिए, दीज आर ऑलवेज दी नंबर्स ऑफ 1 कैरेक्टर और सॉरी 1 डिजिट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई हो गया। तो डोमेन कंस्ट्रेंट हम स्पेसिफाई करते हैं, तो स्पेसिफाई करते हैं डीडीएल क्वेरी में। क्लियर है, तो डीडीएल क्वेरी हमने आज से पढ़नी स्टार्ट की, वो है क्रिएट स्टेटमेंट। ये क्रिएट स्टेटमेंट हम कल भी पढ़ेंगे जब हम इसको हम अच्छे से एसक्यूएल में इंपोज करना सीखेंगे, रन करके भी देखेंगे हम। सेकंड देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट states that no primary key value can be null। तो प्राइमरी की हमने पढ़ी थी, प्राइमरी कीज एंड कैंडिडेट की चोजन बाय डेटाबेस डिजाइनर एज ए प्रिंसिपल मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ रिकॉर्ड यूनिकली इज कॉल्ड प्राइमरी की। क्लियर है, मतलब ऐसी प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट की जिसको डेटाबेस डिजाइनर चूज कर रहा है कि ये मेरी प्राइमरी की हो, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी की। और वो प्राइमरी की में इम्प्लिसिटली मीनिंग है कि उसमें वो नल वैल्यू स्टोर्ड मैं नहीं कर सकता, वो डुप्लीकेट भी मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपने किसी को प्राइमरी की बनाया है तो मैं उसमें नल स्टोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ट्यूपल्स इन द रिलेशन। मतलब किसी एक ट्यूपल को अगर आइडेंटिफाई करना है, मुझे अगर राम को आइडेंटिफाई करना है या मुझे रिंकी को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं एक आइडेंटिफायर मुझे यहाँ पे चाहिए कि राम का रोल नंबर 1 है, रिंकी का रोल नंबर 5 है। क्लियर है, तो ये पर्टिकुलर प्राइमरी में स्पेसिफाई करता हूं। Thus, a null primary key value with a base relation would be like saying that there was some entity that has no known identity and we might not be able to distinguish them। मतलब
राम का मेरे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर है कि इसका रोल नंबर 1 है, रिंकी का एक यूनिक आइडेंटिफायर है कि उसका रोल नंबर 5 है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि रोल नंबर 1 जो है वो राम है, रोल नंबर 5 जो है वो रिंकी है। अगर मैं इसी में नल स्टोर करने लगूं, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे नल स्टोर करूंगा, तो नल क्या बताता है, नल दो चीजें बताता है, एक तो बोलता है नॉट नोन वैल्यू और एक बताता है आपका नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। एक नॉट नोन और एक नॉट एप्लीकेबल, दो जगह हमने पढ़ा था कि नल हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास वैल्यू ही नोन नहीं है तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए एक कंस्ट्रेंट बना दिया गया कि अगर आपने किसी को प्राइमरी की बनाया है तो उसमें नल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है, सेम वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। So an entity that cannot be identified is a contradiction in terms, hence the name entity integrity। तो entity integrity का नेम कहां से आया कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, एंटिटी की इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, कि वो उसका रोल नंबर क्या है, उसका पर्टिकुलर रोल नंबर, किस रोल नंबर से मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। क्लियर है? तो मुझे कोई ना कोई आइडेंटिफायर मुझे चाहिए जिसको मैं प्राइमरी की बना सकूं। So entity integrity constraint are specified on individual relations। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट में, मैं एक पर्टिकुलर टेबल में क्या करना है, मुझे प्राइमरी की डिफाइन करना है। प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम पहले तो दिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, फिर उनका हमने डेटा टाइप डिफाइन किया। सो दीज आर दी डोमेन कंस्ट्रेंट्स, उनके साइजेस डिफाइन किए, दीज आर दी डोमेन कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद हमने स्पेसिफाई किया कि टेबल में एक प्राइमरी की है और वो क्या है, रोल नंबर। मतलब नाउ दिस रोल नंबर एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की फॉर दिस रिलेशन। मतलब इसकी वैल्यू अब मेरी यूनिक होनी चाहिए और इसमें नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं इसमें यूनिक वैल्यू डालूंगा, डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करूंगा, और उसमें नॉट नल वैल्यू से डालूंगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इसमें। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर टेबल हमने बनाई है, ये हमने अभी एक टेबल बनाई है, तो एक टेबल में हम एंटिटी इंटीग्रिटी स्पेसिफाई करने के लिए प्राइमरी की स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर मुझे दो पर्टिकुलर टेबल बनानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट में भी प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, स्टूडेंट में भी प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल टेबल के लिए इंडिविजुअली हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल रिलेशन में हमें एंटिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने हैं। हर पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, हर पर्टिकुलर टेबल के लिए उसका पर्टिकुलर प्राइमरी की हमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? सो इन सम केसेस अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन नॉट असाइन अ डेटा वैल्यू। देयर आर टू सिचुएशंस वेयर दिस इज लाइकली टू ऑकर। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई डेटा वैल्यू असाइन नहीं कर पाते हैं तो वो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें नल असाइन करते हैं, ठीक है। और हम पढ़े थे कि नल दो जगह असाइन करते हैं। पहला, देयर इज नो एप्लीकेबल डेटा, मतलब नॉट एप्लीकेबल डेटा में हम क्या करते हैं, नल असाइन करते हैं। और दूसरा, एप्लीकेबल डेटा वैल्यू इज नॉट नोन व्हेन द वैल्यूज आर असाइन। मतलब जब मैं वैल्यू असाइन कर रहा था तो उसमें वैल्यू होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन उसमें मैंने वैल्यू स्टोर नहीं की क्योंकि मुझे वो वैल्यू पता नहीं थी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ दो टेबल की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट कर सकता हूं। यहाँ पर मैं यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकता हूं कि रोल नंबर 7, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसका नेम स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं। सपोज नेम इज दिनेश, सेमेस्टर वैल्यू इज 5, ब्रांच इज CSE। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे उसके मार्क्स स्पेसिफाई करने हैं। अब ये मार्क्स एट्रीब्यूट क्या है, मार्क्स जो है वो इस प्रोजेक्ट नंबर में, किस प्रोजेक्ट में उसके क्या मार्क्स मिले हैं, तो प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे नल डाल दिया हूँ। अब नल डाल दिया हूँ तो उसके मार्क्स भी नल ही होंगे। क्यों नल होंगे? क्योंकि अगर उसके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तो उसमें मार्क्स कैसे असाइन कर सकता हूँ, मैं असाइन कर ही नहीं सकता। अगर मैंने वहाँ पे 0 असाइन कर दिया दैट मीन्स उसको एक वैल्यू असाइन हो गई। क्लियर है? तो हमें जब एप्लीकेबल है डेटा, वहां पर एप्लीकेबल है और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम क्या करते हैं, नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर नल वैल्यू क्या रहेगी, नॉट नोन वैल्यू रहेगी। मतलब मुझे उसकी वैल्यू अभी पता नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, उसमें नल इंसर्ट कर दिया है। क्लियर है? सो दिस इज एंटिटी इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब अभी तक जो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े, हमने पढ़ा डोमेन कंस्ट्रेंट और हमने पढ़ा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है इंडिविजुअल रिलेशन में हम असाइन कर रहे थे। मतलब हर
पर्टिकुलर रिलेशन का अपना खुद का डोमेन और अपना खुद का एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशंस, मतलब अब दो रिलेशन की बारी आ गई है। अब एक रिलेशन में स्पेसिफाई नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दो रिलेशन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। एंड इट इज यूजुअली used to maintain the consistency among the rows of two tables or two relations। मतलब दो रिलेशंस के बीच में अगर मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्लियर है? अब ये रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट होता क्या है? सो दिस रूल स्टेट्स दैट इफ देयर इज ए फॉरेन की इन वन रिलेशन, आइदर ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच, दैट मींस ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू in other table or else the foreign key value must be null। क्लियर है? That means अगर मेरे पास यहां पर दो टेबल है, ठीक है, एक है मेरी प्रोजेक्ट टेबल, एक है मेरी स्टूडेंट टेबल। तो प्रोजेक्ट टेबल में क्या है, मेरे पास सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं 121, 122, 123, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं प्राइमरी की P नंबर से, ठीक है। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट नंबर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और नॉट नल होने चाहिए, ठीक है। अब इन प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर वर्क ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, मैनी टू वन रिलेशन फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोजेक्ट। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट की 1 RAM 3 CSE 40, इसको मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट नंबर असाइन करूंगा। अब प्रोजेक्ट नंबर जो मैं असाइन करूंगा वो इन 3 प्रोजेक्ट नंबर्स में से ही होने चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यही 3 प्रोजेक्ट है मेरे पास जो मैं किसी स्टूडेंट को असाइन कर सकता हूं। तो मैंने राम को असाइन कर दिया 121 में, श्याम को असाइन कर दिया 122 में, मोहन को असाइन कर दिया 123 में, गोपाल आया उसको भी मैंने 121 में असाइन कर दिया, रिंकी को भी 122 में असाइन कर दिया, पिंकी को भी हमने 123 में असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आता है और यहाँ पे हम इसकी रो इंसर्ट करते हैं, रोल नंबर 7, और हम उसका नेम देते हैं सपोज दिनेश, सेमेस्टर इज 5, ब्रांच इज CSE। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे असाइन करना है प्रोजेक्ट नंबर, और प्रोजेक्ट नंबर मैं या तो असाइन कर सकता हूँ 121, या तो मैं असाइन कर सकता हूँ 122, या तो मैं असाइन कर सकता हूँ 123, क्योंकि यही 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जिसमें मैं उन पर्टिकुलर स्टूडेंट को डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट जो है वो 121, 122, 120 तीनों में वर्क ना करे, तो मुझे यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा नल। क्यों नल स्टोर कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जब मेरे पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ में वहां 124, P4 एंड 40 करके एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर नल वैल्यू को यहाँ से क्या करूंगा, हटा के मैं क्या करूंगा, उसको स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पर 124। क्लियर है? ये कब करूंगा मैं, ये करूंगा तब मैं जब मैं यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट मेरे को यहाँ पर मिलेगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल चुका है 124, तो अब मैं यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकता हूँ 7 के बाद मैं स्टोर करता हूँ यहाँ पर दिनेश, सेमेस्टर इज 5, ब्रांच इज CSE, और उसका प्रोजेक्ट नंबर मैंने स्पेसिफाई कर दिया 124, और उसके बाद मैं उसका यहाँ पे ना उसके मार्क्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल 56 मार्क्स उसको मिले हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो मैंने यहाँ स्टोर की है, ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज में से ही होनी चाहिए। किन में से होनी चाहिए? ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज में से ही होनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज में से? 121, 122, 123 या फिर 124। इन चारों प्रोजेक्ट्स में से ही मैं किसी एक प्रोजेक्ट में उसको असाइन कर सकता हूँ। और अगर ये मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और मेरे पास स्टूडेंट है और बोलता है कि मुझे जब प्रोजेक्ट मिलेगा तब मुझे उसमें असाइन कीजिएगा, तो मुझे यहाँ पे इसकी जगह क्या स्टोर करना पड़ेगा, मुझे इसकी जगह स्टोर करना पड़ेगा नल, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या स्टोर करना पड़ेगा, नल, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट ही नहीं मिला है तो मैं उसमें उसको मार्क्स स्पेसिफाई नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रेशन स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन की। क्लियर है? ये हमने जो बनाया है यहाँ पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्कीमा डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर हमारे पास देखिए एक तो प्रोजेक्ट टेबल है, एक है हमारे पास स्टूडेंट टेबल। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट टेबल में प्राइमरी की जो है वो क्या है, वो है प्रोजेक्ट नंबर। स्टूडेंट में जो प्राइमरी की है वो है रोल नंबर, ठीक है। ये हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट नंबर वैल्यू है, ये जो प्रोजेक्ट नंबर एट्रीब्यूट है किसका, स्टूडेंट का, वो क्या है, फॉरेन की है, जो किस प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, इस प्राइमरी की को क्या कर रहा है, वो रेफर कर रहा है।
दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फॉरेन की में वैल्यूज क्या होंगी, इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द प्राइमरी की दैट इट रिफर्स टू, अदरवाइज इट मे कंटेन नल वैल्यू। क्लियर है? दैट मीन्स इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो इनमें से ही कुछ होंगी, या तो फिर मैं क्या करूंगा उसमें नल इंसर्ट कर सकता हूं। मैं 124, 125, 126 स्टोर तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रोजेक्ट में ना आ जाए। क्लियर है? सो दिस इज referential integrity constraint. So informally, the referential integrity constraint says that a tuple in one relation that refers to another relation must refer to the existing tuple in that relation. मतलब ये जो हमने देखा फॉरेन की जो है वो इसको रिफर कर रही है। दैट मीन्स इसमें जो ट्यूपल्स हैं, ये ट्यूपल्स में कौन सी वैल्यू आएगी, ये एग्जिस्टिंग ट्यूपल्स में से ही आएंगी, इनमें से ही वैल्यू लेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, नल वैल्यू कंटेन करेगा। So the association between tables is defined using foreign keys in the relational model. तो ये एसोसिएशन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है फॉरेन की, और ये बताना पड़ता है कि वो फॉरेन की किस प्राइमरी की को क्या कर रही है, रेफर कर रही है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, द एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट टेबल इज डिफाइंड बाय पी नंबर एट्रीब्यूट एज ए फॉरेन की। तो ये वही बता रहा है कि इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन है, दूसरा रिलेशन, इनके बीच में जो एसोसिएशन डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है ये प्राइमरी की और फॉरेन की कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो जब भी हम प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक क्या रहता है, एक रहता है आपका पेरेंट टेबल, एक होता है आपका चाइल्ड टेबल। तो ये है आपका पेरेंट टेबल, क्योंकि ये पहले बनेगा, उसके बाद ये बनेगा चाइल्ड टेबल। ठीक है? क्योंकि पेरेंट टेबल में वैल्यूज आएंगी तभी मैं चाइल्ड टेबल में वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। अगर पेरेंट टेबल नहीं है, मैं इसको बना दिया, तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नंबर को तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। क्लियर है? सो वी कैन डायग्रामेटिकली डिस्प्ले द रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट बाय ड्राइंग ए डायरेक्टेड आर्क फ्रॉम ईच फॉरेन की टू द रिलेशन इट रेफरेंसेस। क्लियर है? मतलब ये जो डायरेक्टेड आर्क मैंने बनाई हुई है, ये देखिए डायरेक्टेड आर्क बनाई हुई है, ये फॉरेन की किस प्राइमरी की को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रही है। ये हमने क्या किया, डायरेक्टेड आर्क से शो किया है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टेड आर्क से, फ्रॉम द रिलेशन इट रेफरेंसेस, मतलब किसको रेफर कर रहा है उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है? अब फिर से देखते हैं, इफ बेस रिलेशन includes a foreign key matching the primary key of some other base relation, then every value of foreign key in the first table must either be equal to the value of primary key in some tuple in the second relation or table or be wholly null. मतलब ये फिर से वही बोल रहा है कि values must be taken from the primary key values, otherwise it may contain null value. क्लियर है? दैट इज ईच एट्रीब्यूट वैल्यू पार्टिसिपेटिंग द फॉरेन की मस्ट बी नल। अगर वो उन प्राइमरी की को रिफर कर रहा है और उस प्राइमरी की वैल्यू वो नहीं ले रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, नल वैल्यू ही लेगा। ठीक है? इन अदर वर्ड्स, ए गिवन फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी मैचिंग द प्राइमरी की वैल्यू इन सम ट्यूपल ऑफ द रिलेशन इफ दैट फॉरेन की इज नॉट नल। अगर मैं फॉरेन की नॉट नल रख रहा हूं, इसका मतलब है कि मैचिंग प्राइमरी की वैल्यूज ही मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे नल स्टोर नहीं कर रहा हूं तो ये जो वैल्यूज हैं, ये फॉरेन की वैल्यूज हमेशा किसी न किसी प्राइमरी की को क्या करेगा, मैच करेगा, वही वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूं। So sometimes it is essential to allow foreign keys to accept null. कब कर सकते हैं, वो हम दोनों कंडीशन बता चुके हैं, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड वैल्यू नोन। लेकिन अब अगर जो हम नल वैल्यू जो हम इंसर्ट कर रहे थे, हम एट्रीब्यूट में जो नल इंसर्ट कर रहे थे, हम दो तरीके से इंसर्ट कर रहे थे, या तो वैल्यू अननोन है या तो फिर इनएप्लीकेबल है। इस केस में क्या होगा कि इट मस्ट बी नोटेड दैट द नल इज ऑफ काइंड वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट रादर देन वैल्यू अननोन। मतलब अब अगर मैं यहाँ जो नल स्टोर कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे नल स्टोर कर रहा हूँ। अननोन वैल्यू मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो नया मैं ट्रिपल स्टोर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता है तो मुझे स्टोर करनी ही है, वो पता करके ही स्टोर करनी है। अगर मैं वहां पे नल डाल रहा हूँ, उसका मतलब ये क्लियर कट है कि ऐसी कोई वैल्यू उसको मिली नहीं है अभी तक, ऐसी कोई एप्लीकेबल वैल्यू आई ही नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया जो मैं स्टूडेंट को अलाउ कर सकूं, एलोकेट कर सकूं। क्लियर है? अब हमें रेफरेंशियल इंटीग्रेशन स्पेसिफाई करना है हमारे एसक्यूएल में। तो हमारे पास पहले तो दो टेबल बनानी पड़ेगी, एक होगी प्रोजेक्ट टेबल, एक होगी स्टूडेंट टेबल। सो दिस इज पेरेंट टेबल एंड दिस इज द चाइल्ड टेबल।
क्लियर है? फर्स्ट वन इज पेरेंट टेबल, सेकंड वन इज चाइल्ड टेबल। पहले हमें बनानी पड़ेगी पेरेंट टेबल, उसके बाद हम बनाएंगे चाइल्ड टेबल। क्यों? क्योंकि पेरेंट टेबल में हम पहले तो पेरेंट टेबल के एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, उनके डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करेंगे और उनकी प्राइमरी की स्पेसिफाई करेंगे। फिर हम चाइल्ड टेबल बनाएंगे, उसके एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर हम उसके डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उनकी साइजेस हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। और फिर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फॉरेन की, और फॉरेन की कौन है, पी नंबर। कौन सा पी नंबर? ये वाला पी नंबर जो है वो फॉरेन की है। रेफरेंसेस कौन से टेबल को रेफरेंस कर रहा है, प्रोजेक्ट रिलेशन को, इस पर्टिकुलर पेरेंट रिलेशन को क्या कर रहा है वो रेफरेंस कर रहा है, और उसके कौन से प्राइमरी की को, उस कौन से एट्रीब्यूट को, वो है पी नंबर। तो ये पी नंबर यहाँ बताना जरूरी नहीं है जब आप यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन कर दे रहे हैं, आप डायरेक्टली रेफरेंसेस प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो इम्प्लिसिट मीनिंग है कि वो पर्टिकुलर पी नंबर को ही क्या करेगा, वो रेफरेंस करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, हम नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NUM, मतलब हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कि फॉरेन की वैल्यूज जनरली क्या होती हैं, सॉरी फॉरेन की एट्रीब्यूट नेम्स जनरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पी नंबर रखा है, यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे भी पी नंबर रखा है, और यहाँ पे भी मैंने पी नंबर रखा है। ठीक है, और उसके बाद इस पी नंबर को मैं फॉरेन की बना रहा हूँ और इस प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पी नंबर की जगह PNUM दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा PNUM। इस केस में मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन से प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद लास्ट कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, वो आता है ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। सो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स आर दी, these constraints are the enforced by the database by the business rules और real world limitations। मतलब अब अगर मुझे अपने रिलेशन में कोई बिजनेस रूल लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो इस पर्टिकुलर डोमेन से तो होंगी चोंगी, उसका ये पर्टिकुलर आपका ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट इसमें होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। इफ द रिटायरमेंट एज ऑफ द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 60। ठीक है, अब रिटायरमेंट एज जो है वो 60 है, देन द एज कॉलम ऑफ द एम्प्लॉय टेबल कैन हैव द कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, एज शुड नॉट बी, एज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 60। दैट मींस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60। मतलब अगर मैं एक टेबल बनाया है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई और टेबल में मेरे पास क्या है, एक कॉलम है जिसका नाम है एज। ठीक है, तो ये एज जो है, एज में मैंने कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है कि एज की वैल्यू जो है वो 60 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पर 61 में स्टोर नहीं कर सकता, ये मेरा एक कंस्ट्रेंट हो गया, तो इस कंस्ट्रेंट को हम बोलेंगे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। So these kind of constraint enforced by business and in the environment are called operational constraints। अब हम अपने एग्जांपल की ओर आ जाते हैं। ये हमारे पास टेबल थी, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया था, हमने यहाँ पर डोमेन, एक मिनट और पीछे चलते हैं, हाँ यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किए थे, और डोमेन कंस्ट्रेंट हमने स्पेसिफाई किया था कि रोल नंबर, इसका जो डोमेन होगा नंबर और 3 डिजिट का होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 9 9 9। ये वैल्यूज में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना है कि मेरे जो रोल नंबर वैल्यूज हैं वो 0 to 999 मैंने 3 डिजिट इसलिए दिया है कि मेरे पास मेरी ब्रांच में जो है वो सीट है 120 का इंटेक। तो 120 का अगर इंटेक है तो मुझे रोल नंबर 120 तक ले जाना है, 120 तक ले जाने के लिए मुझे 3 डिजिट देना ही पड़ेगा। क्लियर है, अब मैंने 3 डिजिट दे दिया तो रोल नंबर तो मेरे 999 भी ले लेगा, 990 भी ले लेगा, 800 भी ले लेगा, 700 भी ले लेगा, लेकिन मेरी जो ब्रांच में सीट है वो क्या है, 120 है। तो मेरे पास एक कंस्ट्रेंट इन्फोर्स करना है कि रोल नंबर वैल्यूज मस्ट बी 1 to 120 ओनली, 120 से ऊपर वो ना ले। तो मुझे इस रोल नंबर में क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रोल नंबर वैल्यूज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120। क्लियर है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सेमेस्टर वैल्यू करके एक तो कॉलम लिया है, तो सेम का मैंने डोमेन जो दिया वो क्या है, नंबर ऑफ 1। नंबर ऑफ 1 करने से क्या हो जाएगा, 0 to 9, सिंगल डिजिट में 0 to 9 लेगा वैल्यूज। अब मेरे पास क्या है, जो सेमेस्टर वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, मेरे को ये एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना है कि दैट सेमेस्टर वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 1 to 8। 0th सेमेस्टर नहीं होना चाहिए, 9th सेमेस्टर नहीं होना चाहिए।
तो मुझे भी इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट डाला है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर, दीज आर ऑल दी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हो गए उनके डेटा टाइप्स, ये हो गए उनकी साइजेस। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है चेक, और चेक में मैंने लिखा है सैम बिटवीन 1 एंड 8, मतलब सैम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एंड 8 के बीच में होनी चाहिए। तो जो सिंगल डिजिट हो रहा है वो 1 और 8 के बीच में हो रहा है। अब अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूं इसमें, और इंसर्ट करते समय अगर वैल्यू मैं दे रहा हूं 9, तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, उस रो को इंसर्ट नहीं करेगा, एक एरर शो करेगा। सिमिलरली अगर मैं 10 देता हूं तो पहले ही डोमेन कंस्ट्रेंट में ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नहीं हो तो 2 डिजिट हो गया। तो मैं 9 स्टोर कर सकता हूं, मैं 10 स्टोर कर सकता हूं, मैं सिर्फ स्टोर कर सकता हूं 1 और 8 के बीच की कोई वैल्यू। क्लियर है? सो दीज आर ऑल कंस्ट्रेंट्स। अब किसी को डाउट है किसी कंस्ट्रेंट में तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आवाज आ रही है? सर आ रही आवाज। इंसर्शन डिलीशन। हाँ, आवाज आ रही सबको? यस सर आ रही है। हाँ, तो किसी को डाउट? एनी डाउट? सर जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट, हाँ एक बार फिर से पूछो, आवाज नहीं आ रही आपकी। इंसर्शन एंड डिलीशन। हाँ हाँ हाँ, ये एक टॉपिक था। हाँ, तो देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रल कंस्ट्रेंट जो हम दे रहे हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रल कंस्ट्रेंट हम दे रहे हैं, तो हमें कौन सी बनानी पड़ी, टेबल। पहले कौन सी टेबल बनानी पड़ी इसमें पहले मुझे प्रोजेक्ट टेबल बनानी पड़ रही, फिर मुझे बनानी पड़ी स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टेबल मैंने पहले बनाई, उसमें पहले मैं ये 3 वैल्यूज डाली, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 6 वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं ये वैल्यूज में क्या कर सकता हूं, असाइन कर सकता हूं। क्लियर है? अब कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर फॉरेन की को इस पर्टिकुलर प्राइमरी की से मैंने अटैच कर दिया है, तो अब ये कंस्ट्रेंट हो गया कि ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। ठीक है, चाइल्ड टेबल में वैल्यू तभी मैं स्टोर कर सकता हूं जब तक पेरेंट टेबल में वैल्यू ना आए। मतलब मैं इसमें जब तक 124 स्टोर नहीं कर सकता तब तक मैं यहां पर क्या करूंगा, वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तब तक मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे नल स्टोर करना पड़ेगा या तो फिर। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3 मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, P1 P2 P3, उनकी वैल्यूज है 121 122 123। ये तीनों प्रोजेक्ट में 2-2 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। 121 में 2 स्टूडेंट है, 122 में 2 स्टूडेंट है, 123 में भी 2 स्टूडेंट है। क्लियर है? अब मैं इस रो को डिलीट नहीं कर सकता जब तक मैं ये रो को और ये वाली रो को डिलीट ना कर दूं। मतलब जब तक चाइल्ड रिकॉर्ड मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तब तक मैं पेरेंट रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो चाइल्ड रिकॉर्ड में तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक पेरेंट में रिकॉर्ड ना आ जाए। मतलब पेरेंट में पहले इंसर्ट होगा, चाइल्ड में बाद में इंसर्ट होगा। सिमिलरली पेरेंट से तब तक मैं डिलीट नहीं कर सकता जब तक चाइल्ड में रिकॉर्ड है। अगर चाइल्ड रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं पेरेंट से डिलीट कर रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, इसे मैं डिलीट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मेरे पास ये पेरेंट टेबल है, ये मेरी चाइल्ड टेबल है, मैं पेरेंट टेबल को तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास चाइल्ड टेबल है। क्लियर है? मतलब मुझे पहले चाइल्ड टेबल डिलीट करनी पड़ेगी, फिर पेरेंट टेबल डिलीट करनी पड़ेगी। अगर मैं पेरेंट टेबल पहले डिलीट करना चाहता हूं चाइल्ड रिकॉर्ड से पहले, तो मुझे एक कंस्ट्रेंट को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कराना पड़ेगा। जब तक कंस्ट्रेंट है, ये रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट जब तक है तब तक मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, पेरेंट रिलेशन को भी डिलीट नहीं कर सकता, ड्रॉप नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे कुछ कंस्ट्रेंट जो हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से लेकर। और कोई डाउट? तो देखिए ये जो गेट क्वेश्चन है, ये गेट क्वेश्चन वही बोल रहा है। ये गेट क्वेश्चन देखते हैं। लेट R of A, B, C and S of D, E, F be two relations in which D is the foreign key of S that refers to the primary key of R। मतलब आपको बोल रहा है कि D जो है मेरी फॉरेन की है। अब ये प्राइमरी की A भी हो सकती है, प्राइमरी की B भी हो सकती है, प्राइमरी की C भी हो सकती है। हम मान के चल रहे हैं कि A मेरी प्राइमरी की है, तो ये फॉरेन की है जो इस प्राइमरी की को रेफर कर रही है। तो ये बताने के लिए कोशिश की गई है कि कौन सा हमारा पेरेंट रिकॉर्ड है, कौन सा मेरा चाइल्ड रिकॉर्ड है। तो ये फॉरेन की है, मतलब ये क्या हो गई मेरी चाइल्ड और ये मेरी हो गई पेरेंट।
तो पेरेंट में मैं क्या कर सकता हूं, इंसर्ट कर सकता हूं जब, ठीक है, चाइल्ड में बाद में इंसर्ट करूंगा और चाइल्ड में पहले डिलीट करूंगा, पेरेंट में बाद में डिलीट करूंगा। मतलब मैं चाइल्ड में डेटा तब तक नहीं डाल सकता जब तक पेरेंट में रिकॉर्ड न डल जाए। मतलब मेरा जो है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 ऑपरेशंस आर एंड एस, insert into R, insert into S, delete from R, delete from S. Which of the following can cause violation of referential integrity constraints above? मतलब मुझे referential integrity constraint का वायलेशन बताना है। तो वायलेशन कब होगा? वायलेशन तब होगा जब मैं चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूं और मेरे पास पेरेंट की ना हो। ठीक है, तो चाइल्ड में इंसर्ट मतलब इंसर्ट इनटू एस, और पेरेंट में जब तक मैं डिलीट नहीं, जब तक मेरी चाइल्ड में रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे मैं पेरेंट से डिलीट नहीं कर सकता, मतलब डिलीट फ्रॉम आर। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3। तो 2 and 3 मींस बोथ 2 and 3 कैन कॉज इट्स वायलेशन। क्लियर है? मतलब मैं पेरेंट से तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक चाइल्ड में रिकॉर्ड है, चाइल्ड में तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक कि पेरेंट में रिकॉर्ड ना आ जाए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका आंसर बी एंड सी, 2 and 3। 2 and 3 मींस इंसर्ट इनटू एस और डिलीट फ्रॉम आर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका डोमेन कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है लगभग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर टेबल टी कंटेनिंग 2 कॉलम्स एक्स एंड वाई ईच ऑफ टाइप इंटीजर। मतलब दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल वन रिकॉर्ड x is equals to 1 y is equals to 1 is inserted in the table। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, 1 1 स्टोर्ड है। ठीक है, एंड लेट mx and my denote the respective maximum values of x and y among all records in the table at a point in time। मतलब एक आपको इंस्टेंस दिया है 1 1 और उस इंस्टेंस में वैल्यू बता रहा है कि mx और my उसकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, और फिर बोलता है कि यूजिंग mx and my न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन द टेबल 128 टाइम्स विद x and y वैल्यूज बीइंग mx + 1 and 2 into my + 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब अब हम यहाँ पर एक टेबल अगर बनाएं तो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है कैपिटल R। ठीक है, और इस टेबल में मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है, एक है हमारे पास x और एक है मेरे पास y। ठीक है, और ये बोलता है कि x और y में वैल्यूज जो है वो क्या है, 1 and 1। ठीक है, और ये x की वैल्यू बता रहा है x is equals to mx + 1 है, और y की वैल्यू जो है वो है m2 into my + 1। ठीक है, अगर आप पिछली साइड में जाएं तो देखिए यही दिखा रहा है आपको। ठीक है, देखिए x is equals to mx + 1, y is equals to 2 into my + 1। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वैल्यूज स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, तो वैल्यूज स्टोर करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी जो x की वैल्यू है वो 1, मतलब mx की वैल्यू क्या हो गई 1। अब नई वैल्यू क्या आएगी, mx + 1, मतलब ये हो जाएगा 2। फिर अगर मैं करूं तो 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैं कितने बार स्टोर कर रहा हूँ, 128 टाइम्स मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? और y की वैल्यू में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, 2 into my + 1। तो 2 into 1 + 1 that is 3, 2 into 3 + 1 that is 7, 2 into 7 + 1 that is 15, 2 into 15 + 1 that means 31। next one is 31 into 2 + 1, so 62 + 1 that is 63। next one is 63 into 2 that is 120। ऐसे करके आपको क्या करना है, आगे भी वैल्यूज बनानी है। हमें क्या चाहिए, हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें यहाँ पर वैल्यूज चाहिए x = 7 में। कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू। तो x = 7 में y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे यहाँ पर, देखिए 127। सो आउटपुट इज 127। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2011 में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इस रिलेटेड आ जाते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो है अगर वो नंबर बड़ा होता सर, हाँ, तो कौन x सा = नंबर 50 पे मानता, अगर x = 1 50 पे y। हाँ, तो x = 50 पे अगर मानते हैं तो आपको पीछे बैकट्रैकिंग और आपको इंसर्ट करना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता है, या तो फिर हाँ इसमें फॉर्मूला तो सर बन नहीं रहा था, इसमें फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, आपको वो 50 तक जाना ही पड़ेगा, आपको कर करके जाना ही पड़ेगा। क्लियर है?
आपको ये जो मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू जो ली थी मैंने, वो x और y की वैल्यू 50 तक जनरेट करनी पड़ेगी। तो 50 तक जनरेट करने का आपको गेट में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए हार्डली आपको 2 से 3 मिनट आपको लगाने हैं। 50 तक आप करते रहेंगे तो 50 तक के लिए तो आपको 50 मिनट लग जाएंगे, एटलीस्ट 25 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर? यस सर। So these are the यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आज हम लोगों ने देखा। ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने जो स्पेसिफाई किया वो हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा और थोड़ा सा उसका हल्का हल्का हमने क्या किया, हमने इसमें हल्का हल्का एसक्यूएल में भी इसको हमने किया। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, एसक्यूएल में कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो एसक्यूएल में हमें पढ़ना पड़ेगा नॉर्टनल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ये 6 टाइप के कंस्ट्रेंट्स पढ़ना है। फिर रेफरेंशिएलिटी कंस्ट्रेंट में हमें ऑन डिलीट कैस्केड पढ़ना है। ऑन डिलीट कैट से रिलेटेड हमें कुछ गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।